तो मैं विपक्ष को खाली इतना ही कहूंगा, किरदार बनाने की बात ना कर, फिर आईना दिखाने की बात कर। पहले तो किरदार बना लो, आप अपना तो देखो आपने क्या किया था। इस बजट से आने वाली जो उत्तर प्रदेश की पीढ़ियां हैं या उत्तर प्रदेश के एक विकास का एक जो मॉडल है उसकी नींव रखी गई है। ये बजट जब संतुलित बोलेंगे तो फ्रीबीज नहीं आ सकती, रेवड़ियां कैसे बढ़ सकती हैं? रेवड़ियां बांटने जाएंगे तो हम फिर संतुलित नहीं बोलेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक और आज बात उस बजट की जिसकी चर्चा खूब है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इस दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट उनकी सरकार ने पेश किया। इस बजट में बहुत खास बातें रही। 6,90,000 करोड़ तक का ये बजट साइज पहुंचा है। इसके अलावा 2024 को अगर हम देखें तो सारे वर्गों को ध्यान में रख करके ये बजट बनाया गया है। इसमें फ्रीबीज नहीं है, संतुलित बजट है, ऐसा जो एक्सपर्ट हैं वो भी कह रहे हैं। सरकार इस बजट को लेकर क्या कह रही है, शुरुआत करेंगे उस बजट पर जो भाषण होगा, उस बजट पे जो बहस होगी। सिद्धार्थनाथ सिंह सदन के भीतर 24 तारीख को उस बजट पर शुरुआत करने की जिम्मेदारी इन्हीं के पास है। और अब जबकि बजट पेश हो चुका है, हम सीधे इस बजट पर सरकार की तरफ से सिद्धार्थनाथ सिंह से ही सवाल पूछेंगे। तो सर, स्वागत है आपका हमारे यूपी तक के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ प्रशांत श्रीवास्तव हैं जो कि इंडिया टुडे मैगजीन के हमारे सहयोगी हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल, बहुत खुश हैं आप इस बजट से? खुश तो बहुत होंगे आप। नहीं, आपने जो बोला वो सही बोला, संतुलित बजट है। और इस बजट से आने वाली जो उत्तर प्रदेश की पीढ़ियां हैं या उत्तर प्रदेश के एक विकास का एक जो मॉडल है उसकी नींव रखी गई है। साथ ही साथ तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, उस दिशा में भी इसकी नींव है। और विशेष रूप से क्योंकि हमारी बहुत अच्छी सफल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के अंदर उसका एक रोड मैप बनना है कि किस तरह से हर क्षेत्र उसको एक प्रकार से सपोर्ट करेगा। उस दिशा में भी ये बहुत बड़ा बजट है। तो मेरा मानना है कि एक संतुलित और विकासशील बजट है। लेकिन ऐसा क्या खास है आपके हिसाब से जो कि आपने उत्तर प्रदेश के लोगों को इस बार दिया है? ये तो लगातार बजट पेश कर रहे हैं आप, और इस बार ऐसा क्या खास है? विपक्ष तो कह रहा है ये आंकड़ों की बाजीगरी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या खास आपने दिया इसमें? देखिए, विपक्ष चाहे कुछ कह ले, और मैं विपक्ष को खाली इतना ही कहूंगा, किरदार बनाने की बात ना कर, फिर आईना दिखाने की बात कर। पहले तो किरदार बना लो, आप अपना तो देखो आपने क्या किया था 5 साल के अंदर। उसके बाद हमें बताओ, हमने तो करके दिखाया और हर क्षेत्र में हमने विकास करके दिखाया। चाहे वो गन्ना मूल्य का हो, उसी में देख लें, किसानों की बात करते हैं, 1,96,000 कोई छोटा अमाउंट नहीं है। उसी प्रकार से आप बोलते थे कि हमने हॉस्पिटल कहां, मेडिकल कॉलेजेस, आज हम लोगों ने हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेजेस तैयार कर रहे हैं। जहां नहीं है अब वहां पीपीपी मॉडल में कर रहे हैं। तो अन्य चीजें करी हैं और उसके लिए आप लोग कहीं बात करते हैं, हमेशा अखिलेश जी खड़े हो जाते हैं कि हमने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया। बहुत अच्छा आपने बनाया, हम कहां कह रहे हैं, बहुत अच्छी चीज आपने करा, मगर आपने वहीं पे छोड़ दिया क्योंकि आपको अपने ही क्षेत्र में मैनपुरी इटावा से ज्यादा ऊपर दिख नहीं रहा था। हमने तो उससे ज्यादा कर दिया। बुंदेलखंड भी सोचा, पूर्वांचल भी सोचा। हम आज मेरठ से प्रयागराज भी गंगा एक्सप्रेस वे लेके जा रहे हैं। हम लोग एयरपोर्ट्स नए तैयार कर रहे हैं, 21 एयरपोर्ट तैयार हो जाएंगे, उसका भी एक ढांचा इस बजट में है। तो ये सब चीजें जो है वो हर चीज है किसान के लिए है। आप कौशल विकास की बात, आज भारत एक नए युग में जा रहा है। जब नए युग में जा रहा है तो शिक्षा का क्षेत्र भी हमें उसको भी परिवर्तित करना है। तो आज कौशल विकास के अंदर बहुत चीजें करी। तो ये अन्य चीजें हैं जिसको आप देखेंगे, ध्यान से जाएंगे तो हर क्षेत्र में हर चीज, हर व्यक्ति के लिए उसमें कुछ ना कुछ है। सर, संतुलित बजट की चर्चा है, लोग कह रहे हैं कि बजट संतुलित है। लेकिन अगर हम आम आदमी के लिहाज से देखें कि किसान को इस बजट में क्या मिला, एक छात्र को इस बजट में क्या मिला, जो रेहड़ी पट्टी वाले हैं उनको इस बजट में क्या मिला, महिलाओं को इस बजट में क्या मिला, अलग से कोई ऐसी स्कीम या अलग से जिसे हम फ्रीबीज भी कह सकते हैं,
कोई ऐसी चीज दिखाई नहीं दी जो कि मिल रहा हो। नहीं, देखिए, ये बजट जब संतुलित बोलेंगे तो फ्रीबीज नहीं आ सकती, रेवड़ियां कैसे बढ़ सकती हैं? रेवड़ियां बांटने जाएंगे तो हम फिर संतुलित नहीं बोलेंगे। संतुलित जब भी बोल सकते हैं कि आप रेवड़ियां ना बांटे और आप हर वर्ग को, क्योंकि फिगर्स अभी आपके पास भी आने वाले होंगे, मेरे पास भी अब आ जाएंगे, क्योंकि बजट में हर फिगर नहीं होते हैं। बजट के वो जो डिटेलिंग है उसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो बजट जब बनाने की एक प्रक्रिया जब होती है, उस प्रक्रिया के तहत ये देखा जाता है कि इस क्षेत्र में 2 मिनट मान लें किसान हो गए, किसान को उनकी जो उनको आवश्यकताएं हैं, चाहे मान लें फर्टिलाइजर मान लें, उसके साथ बीज मान लें, उसकी उपलब्धता ठीक है कि नहीं है, और उनको जो उसके लिए पैसा दिया जाएगा वो सही उनके खाते में पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। सरकार ये बनाती है, सरकार बनाती है कहीं महिलाओं के लिए कोई योजना है, कन्याओं के लिए योजना है, क्या उनके लिए वो मिल रहा है नहीं मिल रहा है। 2 मिनट के लिए मान ले 15,000 हम लोग सौभाग्य लक्ष्मी कन्या योजना में देते हैं मुख्यमंत्री, उसके तहत वो 15,000 पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। अब उसके पहले 2 मिनट के लिए माने उसमें कहीं 10,000 करोड़ था, वो 12,000 करोड़ हो जाएगा। इसके मतलब जो व्यवस्था नीचे की है ढांचा, उसके अंदर हमने उन लोगों को और लोगों को जोड़ना है, वो व्यवस्था ठीक से चल रही है। तो बजट होता है, बजट से ये चीजें देखनी चाहिए, ना ही खाली रेवड़ियां को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, हम प्रशांत के पास आएंगे, लेकिन एक सवाल सर ले लेते हैं अभी। ये कि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अभी अपने बजट के बाद जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें कहा, और बजट में भी ये कहा गया है कि जो 2 गैस सिलेंडर है मुफ्त देने की बात आपने संकल्प पत्र में कही थी, उसके लिए पैसा भी आवंटित किया गया है। तो आप क्या सचमुच, क्योंकि पिछले दिवाली में भी नहीं मिला, होली में भी नहीं मिला, क्योंकि सरकार के बाद होली भी आई, दिवाली भी आया, तो ये कहा जा रहा था कि भाई मुफ्त सिलेंडर जो उनको कहा गया है देने के लिए दिया जाएगा, तो क्या इस होली में, दिवाली में सिलेंडर मिलेंगे लोगों को? नहीं, हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि इस दिवाली और उसमें मिलेगा। क्यों नहीं दिया गया था, उसमें सरकार की नीयत तो है, लेकिन कुछ कारण हो जाते हैं जो जिसके कारण नहीं दे पा रहे थे, और उसका मुख्य कारण था कि हम लोग अभी भी, पिछले साल भी हम कोविड का जो काले था उससे हम लोग निकल रहे थे, और उसके लिए हमारे लिए आवश्यक जो था, सबसे ज्यादा आवश्यक था कि हम लोग जो कोविड के इंजेक्शंस हैं वो पर्याप्त रूप में हर जगह लगवा सकें। और यही कारण है कि आज 40 करोड़ डोजेस उत्तर प्रदेश में लगभग उस लगे हैं। तो ये सब चीजें भी देखनी चाहिए। देश का सबसे बड़ा चीफ मिनिस्टर ने सर एक और बात अहम कही, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी बजट के बाद, कि 33.5 लाख करोड़ का जो निवेश आ रहा है उसको लेकर जीबीसी यानी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करेंगे विद इन 6 मंथ्स। लेकिन सर जो डेटा हम लोग को गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया इन्वेस्टर समिट्स के लगभग 10 दिन पहले, कि जो पिछली बार का 4,68,000 करोड़ जो पहली बार एमओयू साइन हुए थे, उसमें से सिर्फ 2.09 लाख करोड़ यानी कि 50% ही ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में, 3 अलग अलग ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में आया है। जब पहली बार का सिर्फ 50% आया है तो उसका 50% तो बाकी है, तो नया जीबीसी करना, मतलब इतना निवेश एकदम से आ जाना। नहीं, देखिए, इसमें 2 चीज होते हैं। जब ग्राउंड ब्रेकिंग का कहने का मतलब होता है तो इसका मतलब हुआ कि शिलान्यास हो गया, फैक्ट्री तैयार हो गई, बनने के लिए तैयार हो गई, या फैक्ट्री तैयार हो गई, उसका उद्घाटन कर लिया। और वास्तविकता यह है कि लगभग 4 लाख करोड़ के जो निवेश जो है पिछला जो हुआ था 2018 में, उसको हम लोग क्रियान्वित करना शुरू कर चुके हैं। उसमें क्रियान्वित करने के बड़े स्टेजेस होते हैं। अब जैसे इस दफे हम लोग को एमओयू साइन किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो प्रस्तावना है वो सही में नीचे धरातल पे लग गई, वो ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं हो सकती। तो वो उसको हम लोग फिर कार्रवाई करते हैं, उनकी बैंक डिटेल लेते हैं, उस पर जांचते हैं, उनका डीपीआर बनता है, डीपीआर के बाद उसको अप्रूव करते हैं। जहां अप्रूवल हुआ वो हम 4 लाख तक की गए हैं, जहां पे उनका शिलान्यास हो गया, इसका मतलब जमीन भी दे दी, सब चीज दे दी, सरकार ने पूरा जो हाथ था वो उनका थामा और उनको वहां तक ही ले गए हैं कि आपका जमीन का आवंटन हो गया, अब आप अपना फैक्ट्री लगाना शुरू करें। वो जो है वो आपने फिगर दिया है, तो दोनों में अंतर बस इतना है। 33.5 लाख करोड़ का अगर ये जमीन पर आते हैं तो 2030-2032 तक आ जाएगा। नहीं, देखिए, में हम लोग ये तो
प्रोजेक्ट वाइज प्रोजेक्ट चलता है कि कौन सा हो सकता है। कोई एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हो, वो 5-6 साल भी ले जाए। कोई प्रोजेक्ट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, बिजली का बड़ा ले लीजिए उद्योग, तो उसमें टाइम लगेगा। उसके बाद कई छोटे उद्योग होते हैं जैसे एमएसएमई के होते हैं, वो हमारे बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं। कोई फूड प्रोसेसिंग है वो जल्दी शुरू हो जाता है। तो ये सब चीजों में अंतर आता है। फिर रोजगार का सिर्फ सवाल हो जाता है ना। आप कहते हैं लगातार रोजगार भी बढ़ाया, जो इसमें क्लेम किया गया है वो 7 लाख से ज्यादा लोग को रोजगार अब तक दे चुके हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं, जो आपके 2 लाख का जो हम लोगों ने करा है, उसके आधार पे वो जो ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी तीनों में, उसके आधार पे बोला जा रहा है। ओवरऑल जो है जैसे 33.5 लाख है, वो पूरा का पूरा आएगा तो हमारा कहना है 90 लाख 95 लाख उतनी नौकरियां आएंगी। सर, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर और अखबारों में भी ये डेटा भी छप रहा है कि आप बजट तो बहुत बड़ी बड़ी बनाते हैं, लेकिन जब बजट के खर्च करने की बारी आ रही है तो 55%, 60% तक ही बजट आपका खर्च हो पा रहा है। तो ये कैसा बजट है कि बना तो आप बहुत रहे हैं लेकिन खर्च ही नहीं कर पा रहे? देखिए, जो अभी जैसे बात हो रही थी, हम लोग एक प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, तो उस पे खर्च 2 मिनट के लिए माने कि आज हम लोग 31 मार्च को खड़े हैं, एक जब फुल फाइनेंशियल ईयर जो होता है, वहां पे उनको हम लोगों ने आपने जमीन दे दी, शिलान्यास हो गया, उनकी फैक्ट्री लग गई है, मशीन भी आ गई है, लेकिन उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाया, वो एक अलग हो जाता। तो उसी प्रकार से होती है चीजें जो सरकार के अंदर भी होते हैं। सरकार भी तो एक प्रोजेक्ट ही कर रही है ना। जब सरकार एक प्रोजेक्ट कर रही है तो उसका भी जो होता है, जो खर्च करने का होता है, तो वो थोड़ा रोल ओवर भी हो जाता है, मगर उस पर आवंटन किया जाता है। उस आवंटन के साथ आपने इतना कर लिया, यहां तक ही जाना था, तो वो उतना कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसका ये मतलब नहीं हुआ कि बजट जो था कल को वो 2 जल्दी कर लेते, तो वो बजट अवेलेबल रहता है। तो इस तरह से बजट एस्टिमेट इसलिए कहा जाता है, अनुमानित कहा जाता है, एक्चुअल नहीं कहा जाता है। सर, जो सबसे ज्यादा निगाहें हैं लोगों की, भाई आप बजट चाहे जितने भी बना लें, चाहे 7 लाख करोड़ के कर दें, 8 लाख करोड़, लेकिन अल्टीमेटली एंड रिजल्ट जो है पूछते हैं आम आदमी की जो है वो, भाई रोजगार का क्या होगा? आप कैसे देखते हैं कि इस बजट से रोजगार पैदा होंगे? क्योंकि जीआईसी है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, आप कह रहे हैं कि उसके जरिए हम इतना निवेश करा रहे हैं, इसके लिए रोजगार आएगा, लेकिन सरकारी नौकरियों का जिक्र कहीं दिखाई नहीं दिया है। नहीं, कहीं सरकारी नौकरियां बढ़ाने जा रहे हैं या फिर किसी के सरकारी नौकरियों का जो मानदेय है उसमें कोई बढ़ोतरी हो रही है, शिक्षा मित्र है, आंगनबाड़ी है, ऐसी कोई चीज इस बजट में नहीं दिखी। अब केंद्र का भी आप बजट देखेंगे, चाहे वो यूपी की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, यहां पे भी देखें, अब बजट का मतलब टैक्स कम करना घटाना नहीं होता, वो आप कभी भी कर सकते हैं। ये अर्थनीति का एक भाग बन चुका है, क्योंकि समय के साथ आपको कुछ चीजों को परिवर्तन करना पड़ता है, और साथ ही साथ उसी तरह से आपको जो डीए बढ़ाना है या कुछ बढ़ाना है, मानदेय जिसकी बात कर रहे हैं, वो भी आप कभी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, वो समय के साथ, क्योंकि उसमें मार्केट के जो रोल होते हैं वो सब हम लोग के आ जाते हैं कि कितना आपका मुद्रास्फीति चल गई, कितनी कम हो गई, किस चीज की डिमांड है, वो उसमें आपको एमएसपी कितना देना है, ऐसे हर साल अनाउंस करते हैं। बीच में आवश्यकता पड़ जाए तो तुरंत दे दिया जाता है। तो ये सब चीजें अब आती है, वो बजट के बाहर भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि हमें अब बजट के अंदर ये सब चीजों का प्रावधान करना। आपको लगता है कि इस बजट को अगर हम देखें तो नौकरियां आने वाली हैं, एकदम नौकरियां और रोजगार बढ़ने वाले हैं? मैं आपको बताता हूं, अभी मेरे पास पूरे फिगर्स नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पे पहुंच गई, 21 लाख करोड़ तक की पहुंच गई है, तो जब ये पहुंचता है तो नौकरियां भी पैदा होती हैं। और इसके लिए हम लोगों ने जब साइबर क्राइम के थाने और खोले, हम लोगों ने इस प्रकार से तो 1.5 लाख के ऊपर अनेक पदों पे फिर जिसको सर्जित भी किया पुलिस के, तो ये सरकारी नौकरियां हुई। सरकारी नौकरियां बहुत नहीं कोई हो सकता, 8 लाख 10 लाख 15 लाख ले जाएगा, लेकिन सरकार का ये काम होता है और यही बजट का भी काम होता है कि आप ऐसी एक व्यवस्था, एक ढांचा ऐसा बनाइए कि जिसके कारण सरकार मदद करती है सृजन करने के लिए नौकरियां। उदाहरण फिर दे रहा हूं
जैसे एमएसएमई विभाग मेरे पास जब था, तो हम लोगों ने 3 लाख करोड़ तक की लोन दिए, और ये लोन सब, इसकी किताब भी छापी हमने। उसके अंदर जब हमने इतना दिया तो लगभग कोई 2 करोड़ तक की, 1.18 से 2 करोड़ तक की हम लोगों ने नौकरियां जो है उसमें सर्जित की या फैसिलिटेट की। नौकरियां हो सकता है आपने एमएसएमई लगा तो आप दे रहे हो, मैं नहीं, सरकार नहीं दे रही, बस सरकार का ये भी काम है। तो इसी कारण जो सीएमआई की जो डाटा है, उत्तर प्रदेश 2017 के पहले ये 18% था अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर। आज जो बेरोजगारी दर है वो 3.1 पे आ गया है। कारण ये होता है क्योंकि आप बजट से अन्य विभागों के माध्यम से चीजों को आप सुदृढ़ करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, और उससे फिर नौकरियां पैदा होती हैं। बिल्कुल, बेरोजगारी दर नीचे आई है, बाकायदा आप इसके आंकड़े के साथ आप कह रहे हैं। ये स्टेट कैश रिच भी हुआ है। इस स्टेट को अगर देखा जाए तो जो कर्ज देने की बात है, अब कर्ज भी अब आप कम चुका रहे हैं। जो संकल्प पत्र में आप लोगों ने तय किया था 120 जो बातें थी, उसमें भी 100 चीजों के लिए या 100 से ज्यादा के लिए आपने लगभग 64,000 करोड़ रुपए आपने रखे हैं। आपको अपने संकल्प पत्र को जो आप लोगों ने पिछले साल रखा है, उसको आप कितना पूरा होते हुए देख पा रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने जब 2017 में आए थे तो संकल्प पत्र लेकर आए थे, और जब हम 2022 में चुनाव में गए तो हमने 100% संकल्प पत्र को पूरा किया था। आज क्योंकि एक ही साल हुआ है, मैं उसके लिए व्यवस्था इस बजट में हमने, जैसे आपने भी बताया, 120 में 100 के लिए हमने प्रावधान कर दिया है। तो ये जब पूरा होगा, आने वाले 4 साल में इसको हम लोग पूरा करेंगे। ये मुझे पूरी उम्मीद है कि इस दफे भी हम लोग उसको पूर्ण रूप से हम उसमें सफल होंगे। सर, यूपी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है आवारा पशु का, बेसहारा पशु का। इस बार के बजट में उसके समाधान के लिए 100 करोड़ से ऊपर की व्यवस्था की गई है। इसी तरह पिछली बार भी व्यवस्था की गई थी, लेकिन सर 5 साल हो गया, बल्कि 5 साल से ज्यादा हो गया, और आप इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि इलाहाबाद और मतलब प्रयागराज के आसपास भी ये मुद्दा उठा, खासतौर से जो ग्रामीण क्षेत्र है। आपका तो शहरी क्षेत्र का विधानसभा ज्यादा है, लेकिन आपको लगता है कि पिछले 5 साल में इस मुद्दे पर कुछ काम हुआ है? क्योंकि अभी भी जमीन पर तो जब भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाओ तो लोग कहते हैं भैया कुछ राशन वगैरह तो हमको मिला है, लेकिन एक चीज का समस्या अभी तक किसान हमेशा उठाता है कि आवारा पशु की समस्या अभी तक नहीं सुलझी। भले ही वो पोल इशू बना हो, भले ही आपकी सरकार आ गई हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जनता समाधान तो सर चाहती है। नहीं, देखिए, इस पे काम हुआ है, क्योंकि इसीलिए हम लोगों ने जो गौशालाएं हैं वो खोली, पशुओं को रखने के लिए भी अलग अलग जगह हम लोगों ने खोली हैं। क्या जो पशुएं घूमते हैं उन लोग को वहां पे रखें, उनकी देखभाल करें। उन लोग के लिए एक अलग से हम लोग ने मानदेय भी रखा कि इतना आप लोग को प्रति गाय हम लोग देंगे। ये सब चीजें हम लोगों ने बनाई हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम पूर्ण रूप से सफल हुए, लेकिन ये है कि हमने जो नीति बनाई उस दिशा में कार्रवाई हो रही है, और उसको और बेहतर करना है। जो ये बजट इस दफे हम लोग को बताता है कि इतने और खोले जाएंगे जिससे कि ये समस्याओं का हम लोग हल कर सकें। बजट तो पिछली बार भी अलॉट हुआ था, लेकिन वो भी कहीं क्यों क्या अधिकारियों की ओर से उस तरह से उसको देखिए, मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर इसमें जो नीति है, बजट है, ये एक सही है। उसमें पूर्ण रूप से मैंने इसलिए कहा नहीं हो पाया। अब उसमें क्या कमियां आती हैं उसको आपको सुधारना है। मुझे उम्मीद है कि हम उस दिशा में काम कर रहे हैं और इसको बेहतर कर पाएंगे। सर, जैसे कुछ चीजें बढ़ोतरी में नहीं दिखी हैं, आपने बजट को तो संतुलित किया है, संस्थागत चीजें आपने सही की हैं, आपके बजट में एक मजबूती दिखती है। लेकिन अगर टेंजिबल टर्म से बात किया जाए तो जैसे जो अभी प्रशांत कह रहे थे कि 30 रुपए आप प्रतिदिन प्रति गाय, प्रति आवारा पशु देते हैं, वो उनकी डिमांड है कि भाई उसे आप ज्यादा बढ़ाएं। वो ऐसा कुछ नहीं बढ़ा। या फिर जिस तरीके से लोगों की डिमांड आ रही है अपने कि भाई जिस तरीके से क्या वो अरे स्कूलों के जो मानदेय होते हैं, खास करके शिक्षा मित्र का मुद्दा है, आंगनबाड़ी का मुद्दा है, उसमें कुछ नहीं बढ़ाया गया। पेंशन की जो राशि होती है उसमें भी कोई खास, आपने मद में तो पैसे खूब बढ़ा दिए कि भाई हम इसको बड़े लेवल तक ले जाएंगे, लेकिन जो एक इंडिविजुअल को के मद में जाना है वो बढ़ता हुआ कहीं नहीं दिख रहा है। नहीं,
मैं फिर कहूंगा कि बजट का अब कि इतना मानदेय इसका बढ़ा देंगे, शिक्षा मित्रों का बढ़ा देंगे या किसी आशा बहुओं का बढ़ा दें, ये अब बजट का नहीं। बजट के अंदर आपने एक बजट दिया है, उसकी मोटी अब जब गाइडलाइंस आएंगी, जो फाइनल डिटेल्स कहते हैं, वो आपके सामने जब आएगा, जब उस पर बात कर सकते हैं। और टैबलेट और इन चीजों को अब ये बढ़ता हुआ दिख रहा है, बढ़ रहा है? नहीं, हम लोग ने बंटना तो शुरू करवा दिया है, मगर हमें कुछ कठिनाई ये आ रही थी कि जिन लोगों से इतने बड़ी संख्या में लेना है उतना वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, और उसका कारण और भी है कि चाइना से चिप आती है, ये सब आता है, तो उसमें कुछ कठिनाइयां आती हैं। जब वो ही नहीं आ रहा है तो प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, उत्पादन नहीं हो पा रहा है। तो अब उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। अब हम लोग पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में इसी बात को लेकर के तो अखिलेश यादव सबसे ज्यादा है, भाई हमने कहा और हमने लैपटॉप दिया, और आप लोग कई सालों से कह रहे हैं कि हम टैब देने वाले हैं। टैबलेट तो हम लोगों ने दिया, और ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये जमीन पे मिलता तो नहीं दिख रहा। अब कोई आपका रॉ मटेरियल बाहर से आता है और वहां से वो आना बंद हो जाए तो कुछ कठिनाइयां आती हैं। आपके यहाँ भी है, आजकल आपका कैमरा चल रहा है, कैमरे के अंदर जो एक इम्पोर्टेड लगता है वो ना आए तो आपकी भी दिक्कत है, मगर उसकी भी अलग से हम लोग ने व्यवस्था कहीं और से कर रखी है। कहां से करी ये मुझे जानकारी नहीं, मगर उसकी प्रोडक्शन उन लोगों की अब प्रॉपर आ जाएगी, जिससे सप्लाई हम लोग को मिल जाएगा। तो आज अखिलेश जी सफल नहीं हुए ध्यान हटाने से, जो लुक में वो आए थे आज फोटो तो मतलब फाइनेंस मिनिस्टर का ट्विटर पे आना चाहिए, लेकिन चल अखिलेश यादव बिल्कुल। आज जिस तरीके से वो शेरवानी पहन करके आए, उनके लोग आए, तो कहा तो लिया गया कि आजम खान के समर्थन में आए, लेकिन लग तो ऐसा रहा है कि आपका बजट का ध्यान ही डाइवर्ट हो गया पूरा का पूरा। मुझे नहीं लगता कि आपने जितने अभी 25-30 क्वेश्चन पूछे हैं, उसके बाद एक ही तो क्वेश्चन पूछा आपने कि बजट से डाइवर्ट हो गया है। बजट पे पूरा का पूरा है, लेकिन अच्छा है। हमारे अध्यक्ष जी ने भी, स्पीकर साहब ने भी बोला बड़े अच्छे लग रहे हैं, अब और अच्छे लगेंगे। कल वो धोती पहन के आ जाए, हम तो इतना ही चाहेंगे कि कल धोती पहने और अच्छे लगोगे, तो कल आए देखें। तो यानी कि आप उम्मीद करते हैं कि वो धोती पहन कर अब वो तो उनको देखना है कि वो क्या कर सकते हैं, उनके नजरिए से क्या होने वाला है वो तो वही बताएंगे। चलिए, एक छोटा सा सवाल मेरा आखिरी में है, क्योंकि आपने समाजवादी पार्टी की बात करी। सर, आप जिस सीट से विधायक हैं, उस सीट पे जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ी थी ऋचा सिंह, उनको अब समाजवादी पार्टी ने हटा दिया है, अनुशासनहीनता का उन पर आरोप लगा। तो इस कदम को कैसे आप देखते हैं, जिस तरीके से जो पिछले दिनों रामचरितमानस वाला पूरा एपिसोड हुआ और सपा में आपस में अंदरूनी जो चीजें हुई, तो क्योंकि आपकी सीट का मामला है, उन्होंने उठाया कि धर्म पर कोई बात आएगी तो मैं खुलकर उसका देखूंगी, तो आप लोग पीछे तो नहीं है? देखिए, आपकी पार्टी में तो नहीं है ये नहीं, अब ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहीं मानस जिसने पढ़ा होएगा तो वो इस प्रकार की बातचीत नहीं करते। और ये आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, उसके लिए मेरे ख्याल से साधु संत इस पे जवाब दे ही रहे हैं। और मैंने कहीं पढ़ा भी है कि समाजवादी पार्टी ने भी उनको मौर्य साहब को कहा है कि अब इस पे ज्यादा ना बोले। आपको लगता है कि उनका दांव उल्टा पड़ गया? उनके हर दांव उल्टे ही पड़ते हैं। मैंने तो आज तक उनका कोई दांव सीधा पड़ते हुए देखा नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। अब इनका ये भी दांव उनके लिए उल्टा पड़ रहा है, वो तो दिख रहा है, और उनके और कितने दांव उल्टे पड़ेंगे वो समय और बताएगा। जब पॉलिटिकल सवाल हम लोगों ने कुछ ले लिया, आपको लग रहा है कि इस बार विपक्ष पूरा एक होने की दोबारा से कोशिश कर रहा है? हालांकि उत्तर प्रदेश में इसकी संभावना तो कम दिख रही है, लेकिन सीधा चैलेंज इस बार बीजेपी को करने की कोशिश हो रही है, आपको दिख रहा है? मुझे नहीं दिखता है, क्योंकि 80 सीट पे जब कोई नहीं एक साथ आ पाएगा, और आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। हमने तो बहुत देखा है, हमने तो अखिलेश जी को भी देखा, मायावती जी को आते हुए देखा, महागठबंधन बोला, उसके बाद भी उन लोग का जो हर्ष हुआ वो हम सब जानते हैं। क्योंकि जनता अब ये सब चीजों पे, देखिए, मेरा ये मानना है कि अब ये गणित नहीं रह गई है वोटर के साथ। वोटर के साथ एक केमिस्ट्री होनी चाहिए, और वो केमिस्ट्री मोदी जी ऑलरेडी बना चुके हैं, जो कि उन लोगों के सुख दुख में उनकी जो मदद करता है वही केमिस्ट्री होती है, एरिथमेटिक काम नहीं करती। तो ये जाति की राजनीति धीमे धीमे देखिए उत्तर प्रदेश ही नहीं देश से खत्म होने जा रही है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका। आप हमारे स्टूडियो में आए और यूपी तक के दर्शकों को के लिए आपने हमारे तमाम सवाल लिए, खास करके जो बजट है
बजट पर चूंकि अब आप सरकार की तरफ से बहस शुरू करेंगे तो इस पर और भी बातें निकल करके आएंगी। हम अपने दर्शकों को इन तमाम बातों से आगे भी रूबरू कराते रहेंगे। तो हमारे साथ थे सिद्धार्थनाथ सिंह, वरिष्ठ बीजेपी के नेता, पूर्व मंत्री, और इस बार बजट पर इनका भाषण भी खास होगा। सर बहुत धन्यवाद आपका और बहुत शुक्रिया आपका भी प्रशांत। तो आज हमारे मेहमान थे सिद्धार्थनाथ सिंह। फिर हमारे इस हफ्ते के इंटरव्यू में किसी और शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।